मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है माइनिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा ने पास कर दिया है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट बिल 2000 अमेंडमेंट बिल 2025, जो कि अब लीज होल्डर्स को अलाउ करेगा कि वो क्रिटिकल मिनरल्स बिना किसी एडिशनल रॉयल्टी पे किए माइन कर सकते हैं, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट और निकल। तो इंडिया ने एक डिसाइसिव स्टेप लिया है अपनी क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए, और अब एम्पावर किया जा रहा है माइनिंग लीज होल्डर्स को कि वो एक्सट्रैक्ट कर सकें रेयर और क्रिटिकल मिनरल्स को, ताकि बिना किसी एडिशनल रॉयल्टी के, ताकि इंडिया जो है अपनी एम्बिशंस जो है क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़ में जो है वो अचीव कर पाए। तो ये बिल जो है एसेंशियल होगा इनपुट्स के लिए फॉर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज, एरोस्पेस एप्लीकेशंस। तो डेवलपमेंट होगी इंडिया में मिनरल मार्केट्स की थ्रू क्रिएशन ऑफ मिनरल एक्सचेंजेस, फिर ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी इन ट्रेडिंग आएगी। सिग्निफिकेंस क्या है इस रिफॉर्म का? लिथियम, कोबाल्ट और निकल आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के लिए। इंडिया का ईवी रेवोल्यूशन, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन सभी इन क्रिटिकल मिनरल्स पर डिपेंडेंट है, और ये मिनरल्स जो है एसेंशियल है इंडिया के इंडस्ट्रियल और डिफेंस इकोसिस्टम के लिए भी। बिल इंसेंटिवाइज करेगा कंपनीज़ को कि वो इन्वेस्ट करें एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स में। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 24 क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी चलाया है 34,000 करोड़ के बजट के साथ, और जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है उसको रीनेम करके नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट कर दिया है। लेकिन अब कुछ चैलेंजेस भी हैं इसमें। अब इस क्रिटिकल मिनरल माइनिंग से कुछ फ्रिजाइल इकोसिस्टम्स पर इम्पैक्ट आएगा, वाटर रिसोर्सेज पर इम्पैक्ट आएगा। इंडिया को इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी मैच करना पड़ेगा जो ऑलरेडी मिनरल सप्लाई चेन्स को डोमिनेट कर रहे हैं। एक्सप्लोरेशन बढ़ाने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ और सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कंपटीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्रिटिकल मिनरल्स में, जहाँ पर चाइना ऑलरेडी रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में डोमिनेंस दिखा रहा है। ठीक है, अब ये बिल जो है ट्रांसफॉर्म करेगा इंडिया के माइनिंग सेक्टर को इनटू अ स्ट्रेटेजिक पिलर जो इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025। टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है, तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में गैप है रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स जो क्रिमिनल एलिगेशंस फेस कर रहे हैं और कम से कम 30 दिन के लिए कंसेक्यूटिव डिटेन है, उनको जो है ये बिल एड्रेस करेगा इस प्रॉब्लम को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कौन सी होंगी इसमें? आर्टिकल 17, 164, 239 जो है वो अमेंड किया जाएगा। आर्टिकल 75 डील करता है अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम। आर्टिकल 164 ऐसे ही जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो स्टेट के होते हैं उनसे डील करता है। आर्टिकल 239 जो है स्पेशल प्रोविजंस फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली से डील करता है। अब होगा क्या कि अगर कोई भी मिनिस्टर, चाहे पीएम हो, सीएम हो या कोई भी मिनिस्टर हो, अगर वो अरेस्ट होकर डिटेन होते हैं 30 कंसेक्यूटिव डेज तक ऑन चार्जेस जो कि पनिशेबल हैं विद 5 years या उससे ज़्यादा के इम्प्रिजनमेंट में, तो प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर देंगे यूनियन मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर को। गवर्नर जो है वो सीएम के एडवाइस पर स्टेट मिनिस्टर्स को रिमूव करेंगे। गवर्नर जो है डायरेक्टली रिमूव करेंगे चीफ मिनिस्टर्स को ऑफ स्टेट को, और यूटी स्पेसिफिक अमेंडमेंट जो है वो सीएम्स और मिनिस्टर्स ऑफ यूटीज़ एंड जेएंडके को कवर करेंगे। अब मिनिस्टर्स जो है उनको रीअपॉइंटमेंट किया जा सकती, उनकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है जब वो रिलीज़ होंगे जेल से। जो मिनिस्टर्स क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं वो अंडरमाइन करते हैं पब्लिक ट्रस्ट को, प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर जो है वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, और मॉरल ग्राउंड्स पर रिज़ाइन करना चाहिए। तो गवर्नर्स की पावर जो है अंडर आर्टिकल 164 वो एब्सोल्यूट नहीं है, सब्जेक्ट टू एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी, गैप था यहाँ पर, तो इसको क्लोज़ करने की कोशिश की गई है। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पर अभी भी जो है आर्टिकल गवर्नर जो है स्टेट के मिनिस्टर्स को सिर्फ सीएम के एडवाइस पर ही रिमूव करेंगे। मतलब अगर सीएम जो है वो रिकमेंडेशन ही नहीं देंगे तो वो टेंटेड मिनिस्टर्स भी जो है वो सर्व करते रहेंगे। तो अब इससे जो है अगर हम देखें तो सेपरेट अमेंडमेंट्स लाई गई हैं फेडरल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट है एक तरह से ये, ताकि सेफगार्ड हो सके पब्लिक ट्रस्ट गवर्नेंस में। फिर ये अब इसके मिसयूज़ भी पॉसिबल है कि एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसको यूज़ किया जाएगा इस बिल को
ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को डिस्टेबलाइज करने में थ्रू द यूज़ ऑफ और मिस यूज़ ऑफ सेंट्रल एजेंसीज। लेकिन ये बिल इतना इम्पॉर्टेंट था कि इतना बड़ा गैप जो कॉन्स्टिट्यूशन में छूटा हुआ था उसको क्लोज़ कर रहा है, और एक पैराडाइम शिफ्ट है तुम्हारा हमारा ये ग्रेटर कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और एथिकल गवर्नेंस की तरफ। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कंट्रोल ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स। टॉपिक पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो एक और डिस्प्यूट में आ गए हैं ओवर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑन इलेक्शन ऑफिशियल्स। स्टेट ने रिफ्यूज़ कर दिया है एक्ट करने को अगेंस्ट 4 ऑफिसर्स और जिनको अक्यूज़ किया गया है टेम्परिंग के केस में इलेक्टोरल रोल्स की, और कहा है कि स्टेट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कह रही है कि कोई इलेक्शंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, तो हम बाइंड नहीं है ईसी के इलेक्शंस को फॉलो करने को। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है उन्होंने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी उतनी ही प्रोटेक्शन होनी चाहिए जितनी एक सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, ताकि वो इंडिपेंडेंस मेंटेन कर सके एग्जीक्यूटिव से। और स्टाफ के कंटेक्स्ट में कि क्या एक पैरेलल स्टाफ होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का परमानेंट, उन्होंने कहा था कि वो कॉस्टली और अननेसेसरी रहेगा। उन्होंने कहा था कि जब जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में या जहाँ पर भी इलेक्शंस होंगे तो डेप्यूटेशन पर स्टाफ जो है वो कमीशन को मिलता रहा करेगा। 1988 में पार्लियामेंट ने लीगल बैकिंग दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के विजन को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 को अमेंड करके, और इलेक्शन ऑफिशियल्स को फॉर्मली जो है इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में डाल दिया था। और ये अकाउंटेबिलिटी जो है उनकी कमीशन की होती थी जब नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन होती है तब से लेकर जब तक फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और 1988 के अमेंडमेंट्स के बाद भी इलेक्शन कमीशन के पास कोई क्लियर अथॉरिटी नहीं थी इलेक्शन ऑफिशियल्स के ऊपर, और तो इसलिए गवर्नमेंट्स के साथ डिस्प्यूट परसिस्ट करता रहा, खासकर TN सेशन के टाइम पर जब ऑफिशियल्स जो हैं वो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ECI को ही रिस्पॉन्सिबल होंगे या आंसरेबल होंगे। उन्होंने कुछ पावर्स क्लेम की थी, डिसिप्लिन सस्पेंड या ट्रांसफ़र करने के लिए एरेंट ऑफिसर्स को। तो रानीपेत फ्लैश पॉइंट था एक 1993 में बाई इलेक्शन था रानीपेत में तमिलनाडु में, और TN सेशन ने 31 इलेक्शन तब तक पोस्टपोन करते रहे जब तक जो है ये डेडलॉक रिजॉल्व नहीं हुआ, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने ब्लंटली उन्होंने कहा कि उनके पास ये पावर नहीं है कि वो डिमांड कर सकें सेंट्रल फोर्सेस की। तो EC जो है उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और उनको इंटरिम रिलीफ मिला कि अथॉरिटी ऑफ ऑफिसर्स जो है उनके पास ही होती है इलेक्शन ड्यूटी के लिए। लेकिन साल 2000 में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर MS गिल आए तब एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हुई और वो केस क्लोज हुआ। अब साल 2000 के जो नेगोशिएटेड एग्रीमेंट के तहत कमीशन के पास डिसिप्लिनरी पावर्स आई ऑफिशियल्स को ड्यूटी इलेक्शन और ड्यूटी पर जो है कैसे उनकी अथॉरिटी होगी कि EC जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं ऑफिसर्स को डिलेक्शन ऑफ ड्यूटी के तहत, रिप्लेस कर सकते हैं एरेंट ऑफिशियल्स को, रिकमेंड कर सकते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। और ये सेटलमेंट एक टर्निंग पॉइंट थी, पहली बार EC के पास डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आई थी जो कि कोडिफाई की गई थी पेपर पर। लेकिन ये ऑनगोइंग क्लैश दिखा रहा है कि EC और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में जो क्लैश है ये अभी भी साल 2000 का जो सेटलमेंट थी वो फुली रिजॉल्व नहीं कर पाई है डिसिप्लिनरी कंट्रोल ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स के ऊपर के कंटेक्स्ट में। स्टेट्स ने कभी कभी तो है ECI की डायरेक्टिव्स को डाइल्यूट कर दिया या फिर फॉलो करने से ही मना कर दिया है। अब ये एपिसोड हाईलाइट करता है कि कैसे इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी जो है चाहे लीगली बैक्ड हो लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस करते हैं, खासकर जब स्टेट गवर्नमेंट्स पुश बैक करें अगर डिसिप्लिनरी पावर्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अन्न चक्र। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है उन्होंने अन्न चक्र के बारे में इन्फॉर्म किया है राज्यसभा को या पार्लियामेंट को। तो अन्न चक्र क्या है? ये एक सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। इसको डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र IIT दिल्ली का। तो ये स्पेयर हेडेड है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्रोजेक्ट लीवरेज करेगा एडवांस्ड एल्गोरिदम्स को ताकि ऑप्टिमल राउट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, सीमलेस मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स अक्रॉस सप्लाई चेन नोड्स में। तो एक्सरसाइज में 4.37 लाख फेयर प्राइस शॉप्स और अप्रॉक्सीमेटली 6700 वेयर हाउसेज इन्वॉल्व रहेंगे। तो इसको PM गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ेगी वर्ल्ड के लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम की, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, टाइम कम लगेगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम लगेगी। ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ ने टेम्परली सस्पेंड कर दिया है प्रोसेस करना रिपैट्रिएशन ऑफ श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज़। तो यूएन ये एक यूएन की रिफ्यूजी एजेंसी है जो रिफ्यूजीज़ को वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्ट करती है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था जनरल असेंबली द्वारा यूनाइटेड नेशंस की 1950 में। एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेटेड है लाइव्स को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स को और बिल्ड करने के लिए एक बेटर फ्यूचर। ये गवर्न होती है यूनेस्को यूएन इकोसॉक द्वारा। यूएनएचसीआर का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो अप्रूव करती है एजेंसी के बाइनल प्रोग्राम्स को और बजट को। और इसका बजट जो है वो वॉलंटरीली फंडेड होता है। ऑफ कोर्स नोबेल प्राइज़ मिला, पीस प्राइज़ मिले इन्हें 2 बार, 1954 और 1981 में। जिनीवा में इनका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नव्या इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा को अबाउट नव्या इनिशिएटिव, जो एम्पावर करना चाहता है एडोलेसेंट गर्ल्स को 16 टू 18 ईयर्स ऑफ एज के बीच में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो गर्ल्स हैं कि उन्हें रेलिवेंट स्किल्स दिए जा सकें सोशो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिलकर है। जो ये डिमांड ड्रिवन वोकेशनल ट्रेनिंग देना चाहता है ये इनिशिएटिव। होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू मॉड्यूल्स ऑन हेल्थ, न्यूट्रिशन, हाइजीन, फाइनेंशियल लिटरेसी, लाइफ स्किल्स एंड लीगल अवेयरनेस फैसिलिटेट करना चाहता है। एम्प्लॉयबिलिटी प्रमोट करेगा और जेंडर इंक्लूसिव स्किलिंग जो है ये स्ट्रेंथन करेगा। तो इसमें डिसाइड किया गया है 3850 एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंडर नॉन ट्रेडिशनल और मॉडर्न जॉब रोल्स में उनको स्किलिंग की जाएगी। तो उनको लाइफ स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल कॉम्पिटेंस जो है प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is mining of critical minerals. This topic is important for your economy section. Rajya Sabha has passed the Mines and Minerals Amendment Bill 2025 to allow leaseholders to mine critical minerals like lithium, cobalt, and nickel without paying any additional royalty. So this will empower the mining leaseholders to extract rare and critical minerals without paying additional royalty, and this has become a cornerstone for India's ambitions in clean energy, technology, and strategic industries. So basically, India has taken a decisive step towards securing its critical mineral supply chain. So these minerals are essential for advanced technologies including electric vehicles, semiconductors, renewable energy storage, and aerospace applications. This will promote the development of mineral markets through the creation of mineral exchanges, ensuring transparency and efficient trading. So lithium, cobalt, and nickel, we know that they are indispensable for batteries, electronics, and green technologies. And access to these critical minerals underpin India's EV revolution, solar manufacturing, and renewable integration. From smartphones to fighter jets, these minerals are essential for India's industrial and defense ecosystems. By removing the burden of additional royalty, the bill also incentivizes companies to invest in exploration and development. So, Union Coal and Mines Ministry has highlighted that the government has identified 24 critical and strategic minerals. To support this effort, the National Critical Mineral Mission has been launched with an outlay of 34,000 crores, and the National Mineral Exploration Trust has also been renamed as the National Mineral Exploration and Development Trust. So, what are the challenges? Of course, these mining could impact fragile ecosystems and water resources. India must also match international players, which are already dominating the mineral supply chains. Scaling up exploration and refining requires cutting edge technologies and significant investments. Since securing critical minerals is also tied to global strategic competition, especially with China's dominance in rare earth processing. The passage of this bill is expected to transform India's mining sector into a strategic pillar for economic growth and self reliance. So, the next topic is Constitution 130th Amendment Bill 2025. This topic is important for your polity section. Union Home Minister Amit Shah has introduced Constitution 130th Amendment Bill 2025 into the Lok Sabha. The aim is to address the gap in the Constitution regarding removal of ministers who face serious criminal allegations and they are detained for 30 consecutive days. So this bill will amend Article 75, 164 and 239AA. 75, you know that it deals with the appointment and responsibilities of Council of Ministers, including the Prime Minister. Similarly, Article 164 outlines the provisions related to the Council of Ministers in a state. Article 239AA outlines special provisions for the NCT of Delhi. So, if a minister is arrested and detained for 30 consecutive days on charges which are punishable with 5 years or more in imprisonment,
Then President on advice of PM or directly removes the union ministers or Prime Minister. Governor on CM's advice will remove the state ministers, but there's a problem here. If the CM does not advise, then the state ministers would not be removed. Okay, so this is again a problematic clause which needs to be plugged. Governor can directly remove the chief minister of state. Okay, so UT specific amendments cover CMs or ministers of UTs and J&K. Ministers, of course, can be reappointed upon release. Ministers who are facing criminal charges undermine public trust and principles of responsible government, and elected representatives are expected to rise above political interest and uphold the welfare of people. For example, how we saw that a former Delhi chief minister did not resign and kept misgoverning the state from the jail itself. Okay, so to plug that loophole, the government has introduced this particular provision or this amendment to the constitution. So similarly, we are seeing that governors' powers under 164 are not absolute and they are subject to aid and advice of the Council of Ministers. So this amendment is basically separate, but these are aligned amendments so as to maintain the federal balance, and it's a legislative attempt to safeguard public trust in governance. Political parties are saying that this is a tool to destabilize opposition ruled states, and there will be misuse of central agencies against them. But we can see that India is witnessing a paradigm shift towards greater constitutional accountability and ethical governance. So the next topic is control of election officials. This topic is important for our polity section. So Election Commission of India and the West Bengal government are locked in a dispute over disciplinary authority on election officials. The state has refused to act against 4 officers who are accused of tampering with the electoral roll, arguing that no elections have been announced and the model code of conduct is not enforced, so they are not bound by the advice of Election Commission. So during the Constituent Assembly debates, Dr. B.R. Ambedkar emphasized that Chief Election Commissioner should enjoy the same protection as a Supreme Court judge to ensure independence from the executive, but he rejected the idea of creating a parallel permanent bureaucracy for this particular commission, noting that it would be costly and unnecessary. Instead, he proposed that officials can be deputed from provincial governments and they can remain under the commissioner's authority during elections. So for that, to effectuate that particular wish of the Constituent Assembly, in 1988 Parliament gave legal backing to this vision by amending both RPA of 1950 and 1951 and placed election officials formally under the Election Commission's control, and their accountability lasted from notification of elections until the final declaration of elections, basically the Model Code of Conduct period. But even after 1988 amendments, the Election Commission clearly lacked clear authority over election officials, and therefore disputes with governments persisted. The fiercest clash came during tenure of TN Session, who wanted the deployment of central forces during the Ranipet by-election, but Election Commission was told by the government bluntly that he lacked the authority to demand central forces. In retaliation, he postponed 31 elections until the deadlock was over. So the EC approached the Supreme Court, which gave interim relief by affirming authority of officers of officers over officers on election duty. In 2000, the Chief Election Commissioner M.S. Gill negotiated a settlement, and the case was then closed. But during the year 2000, the Commission's disciplinary powers over officials on election duty were formally spelled out, so that ECI was empowered to suspend officers, replace errant officials, and even recommend disciplinary action to the competent authority. And this, for the first time, ECI's its disciplinary authority was codified on paper. But now, again, this ongoing clash is showing that the 2000 settlement has not fully resolved the tensions over disciplinary control of election officials. States have sometimes resisted ECI directives or diluted them. And this episode also highlights how the ECI's authority, even though it is legally backed, still faces practical challenges when state governments push back against its disciplinary powers. So the next topic is Anna Chakra. This topic is important for your governance section. Union Minister of State for the Minister of Consumer Affairs has informed about Anna Chakra, which is a supply chain optimization tool under the public distribution system. It has been developed in collaboration with World Food Programme and Foundation for Innovation and Technology Transfer, IIT Delhi. It is spearheaded by the Department of Food Public Distribution.
This project leverages advanced algorithms to identify optimal routes and ensures seamless movement of food grains across supply chain nodes. This exercise has covered 4.37 lakh fair price shops and approximately 6,700 warehouses involved in the PDS supply chain. A significant milestone in this effort is the integration of optimization tool with the PM Gati Shakti platform. So this initiative will improve the speed and efficiency of the world's largest food security program, and in turn it would reduce fuel consumption, time and logistics cost as well. Okay. So the next topic is United Nations High Commissioner for Refugees. This topic is important for your social issues. So United Nations High Commissioner for Refugees has temporarily suspended the process of facilitating the repatriation of Sri Lankan Tamil refugees. So this UN Refugee Agency uh, protects the refugees worldwide. It was established by the General Assembly of the UN in 1950. It's a global organization dedicated to saving lives, protecting rights, and building a better future for people forced to flee their homes because of conflict and persecution. It is governed by the UN ECOSOC. UNHCR Executive Committee approves the biennial programs of the agency and the budget also. It is funded voluntarily. It was awarded Nobel Peace Prizes in 1954 and 1981, and its headquarters is in Geneva. So the next topic is Navya initiative. This topic is important for our governance section. So the Minister of State for Skill and Development and Entrepreneurship has informed the Lok Sabha about the Navya initiative, which aims to empower adolescent girls aged between 16 to 18 years in aspirational districts by equipping them with relevant skills for socio-economic independence. So it's a joint initiative of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and the Ministry of Women and Child Development. So it provides demand-driven vocational training. It also facilitates holistic development through modules on health, nutrition, hygiene, financial literacy, life skills, and legal awareness. It aims to promote employability, self-employment, and forward linkages. It also aims to strengthen gender inclusive skilling. Under this initiative, it has been decided to train about 3,850 adolescent girls under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 in non-traditional and modern job roles. Further, training in life skills, financial literacy, and digital competence will be provided to equip them for both current and future workforce demands. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.